हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पिछली बार जो है बीएड की काउंसलिंग कराए थे, आपको कॉलेज नहीं मिला था, आप सभी लोगों को नहीं पता है कि हमारा रिफंड कब तक होगा, तो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। कल शाम को अपलोड हुई है, ठीक है। और ये वाली वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। सरकारी सीट के लिए जो है कैसे तैयारी करें, ये भी इस वीडियो में बताया हूँ। और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, इसे भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है, ऑप्शन देख सकते हैं। फिर आप लोग बताएं कौन सी नगदी फसल इसमें नहीं है। कपास, जूट, चाय, आलू, बताएं इसमें कौन सी जो है इसमें नगदी फसल नहीं है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो इसमें देखिए, कपास नगदी फसल है, जूट भी है, आलू भी है, चाय इसमें नहीं है, ठीक है। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सीधे छपने वाला प्रश्न है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? बताएं सब लोग किस देश में है। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है, ठीक है। तो उपयुक्त में से किसी में भी नहीं, आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेलैंड नहर पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि क्या कारण है इसका? बताएं सब लोग। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि कारण क्या है इसका? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। यह सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनको आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को। 53 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी या सियाचिन हिमानी? बताएं सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कर दें। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका जो उद्गम स्थल है वो है कैलाश हिमानी। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है? चौड़ी नदी है या लंबी नदी है या गहरी नदी है या छोटी नदी है? बताएं, नील नदी क्या है विश्व की? ये जो है सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। 2023 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, समुद्र का जो है स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? बताएं, 57 का राइट आंसर क्या होगा? समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? कितने मिली बार होता है? तो ये होता है 1013.25 मिली बार होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं क्या? बताएं सब लोग। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं क्या? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हैं इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।
चलिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। 58 का जितने भी लोग डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अभी से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। 10 फरवरी से आपका जो है फॉर्म स्टार्ट है। 1 फरवरी को इसका पूरा कार्यक्रम यानी कि फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो है लिए गए हैं कहाँ से? भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं कहाँ से? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? 60 का जवाब देंगे। वर्ग संघर्ष का जो है सिद्धांत किसने दिया है? रूसो ने, या वेंथम ने, या कार्ल मार्क्स ने, या कांट ने? देखिए, कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट एबिलिटी के आएंगे, इसमें मिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। ठीक है, कई सब्जेक्ट यानी कि 7 से 8 सब्जेक्ट के जो हैं क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर आपको इतिहास और भूगोल हो गया, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, इनसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपके पास सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे पहले आप लोग। तो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 60 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भागों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत, या वलित पर्वत, या ब्लॉक पर्वत, या खंड पर्वत? राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भागों को क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। 61 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्लॉक पर्वत को जो है हॉस्ट पर्वत भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्ट पर्वत भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कहाँ से कब तक? दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब से कब तक? बताएं सब लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है कब से कब तक? तो देखिए, ये 5 जून से जो है चलता है, और 30 अक्टूबर को जो है भारत के केरल राज्य को जो है छोड़ देता है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को उसकी जो है पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है, या एक दिन घट जाती है, या आधा दिन बढ़ जाती है, या आधा दिन घट जाती है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को उसके पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है। ठीक है, 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? बताएं, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो लगभग बात करें तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, मध्य होता है इसके बीच, और 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिल क्या है? सिल आपको बताना है, सिल क्या है? बताएं सब लोग, सिल क्या है? तो सिल क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, ये सिल बोलते हैं इसे। ठीक है, 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, या 22 मार्च को, या 23 मार्च को, या 22 दिसंबर को? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? चारों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताएं कि भारत की जो है प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कि उपयुक्त जो सभी कथन है सही हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में। 67 का जितने भी लोग डी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित देश और राजधानी में से कौन सा युग्म गलत है, बताएं। देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे देखिए, इथियोपिया की राजधानी सुवा नहीं है, सुवा जो है फिजी की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं था, ठीक है। बाकी आप नोट कर सकते हैं इनको, ठीक है। चलिए, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है कहाँ? कैस्पियन सागर झील अवस्थित है कहाँ? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कैस्पियन सागर झील अवस्थित है कहाँ? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो कैस्पियन सागर झील अब स्थित है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में, ठीक है। 69 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताएं इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें आइसोहेल्स, यहाँ पे आर्द्रता लिखा हुआ है तो यही आपका जोड़ा गलत है। आइसोहेल्स लाइन जो है सूर्य के समान प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है, ठीक है। चलिए, बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? चंबल, ताप्ती, लूनी या सोन? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन रिफ्ट घाटी में स्थित नदी है? वो है आपकी ताप्ती नदी है। 71 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक तरफ स्थल रूप है, एक तरफ प्रक्रिया है, तो 72 को मिलान करें आप लोग क्वेश्चन को। चलिए, मिलान करिए सब लोग। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला लिखा हुआ है प्राकृतिक तटबंध, उसके बाद एस्कर है, उसके बाद पैलजे है, उसके बाद बरखान है। तो प्राकृतिक तटबंध का संबंध हो जाएगा नदी से हो जाएगा, ठीक है। एस्कर का संबंध आपका हिम नदी से हो जाएगा, पैलजे का संबंध आपका काष्ठ से हो जाएगा, और बरखान का संबंध बलोड़ से हो जाएगा, ठीक है, बातोड़ से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 72 का आपका जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से फिर कथन सही हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, कथन को देखिए, कथन देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए कौन से कथन सही हैं। बताएं सब लोग, कथनों पर विचार करें आप लोग। टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। एस्टेबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की। ये आपका सही है, ठीक है, केवल दूसरा आपका सही है, ठीक है। चलिए, पहला आपका कथन नहीं सही है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है? ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेब्जिन का विरोध किया, परंतु होम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका निस्तारण किया। किसने किया, बताएं। वेरेनियस ने किया है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा एक कथन सही है? एक क्षेत्र जो हिमनादित नहीं हुआ है, कौन सा कथन सही है भाई, बताएं। एक क्षेत्र जो हिमनादित नहीं हुआ है वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है, यही आपका सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा छपने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो है तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डॉफरिन। 76 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गदर पार्टी के संस्थापक बताएं कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताएं। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल।
77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? सीधे छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था क्या? तो उस समिति का नाम था हंटर कमीशन, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो ये हुआ था 1931 में। 79 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की है? सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की है? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से? किससे प्राप्त की है बताएं अनुमति? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अनुमति प्रदान की गई थी जहांगीर के द्वारा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये छपने वाला प्रश्न है, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शाक्य दर्शन से कौन संबंधित हैं, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो आपके हैं कपिल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से कह रहा हूँ, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? बताएं सब लोग, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष थे कौन? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। 82 को आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उपनिषदों की जो है विषय वस्तु है क्या? उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन पर या कर्मकांड पर या भक्ति पर या उपयुक्त सभी पर? तो दर्शन की है, ठीक है। उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो दर्शन की है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र शातकर्णी किस वंश का जो है शासक था? शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश या पुष्यभूति वंश? बताएं 84 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है किस वंश के भाई शासक थे? शातवाहन वंश के शासक थे, ठीक है। 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार मैं अपनी क्लास में भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। चलिए, एक वेनसोंग चीनी आती था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है कौन सा? अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है, किस वंश से कौन जो है संबंधित हैं। ऑप्शन देख सकते हैं 87 का, 87 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताएं सब लोग 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे जो संबंध है, इनका संबंध मौर्य वंश से है, ठीक है। एंड फहान का संबंध गुप्त वंश से है, ठीक है। और वेनसोंग का संबंध जो है पुष्यभूति वंश से है, ठीक है। तो 87 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, उत्तर रामचरित के लेखक थे कौन? उत्तर रामचरित के लेखक थे कौन? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तर रामचरित के लेखक थे कौन? तो भवभूति थे। 88 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं पाटलिपुत्र में या गिरनार में या सारनाथ में या उज्जैन में? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ? तो ये पाए गए थे गिरनार में, ठीक है। 89 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तद्भव शब्द इसमें बताएं कौन सा है? तद्भव शब्द बताएं सभी लोग, इसमें कौन सा है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे तद्भव शब्द आपका सुर है, ठीक है। 90 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नम्रता से बोलता हो, जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? मृदुभाषी हो जाएगा। 91 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? बताएं सब लोग, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था?
तो यह एक जो है एक खैराती अस्पताल था, ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे तो एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, 92 का बी जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अथर्ववेद, मनुस्मृति या ऋग्वेद? बताएं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अकबर की इच्छा अनुसार किसने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? सीधे छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो वो किए थे बदायूनी ने। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य है? बताएं, चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, यही तात्पर्य था इसका। ठीक है, चंपारण में तिनकाठिया प्रथा का। चलिए, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड का जो है प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नाबार्ड का जो प्रमुख कार्य है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, यही नाबार्ड का कार्य है। ठीक है, 96 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जो है जब आगम कीमतें स्थिर हों और वाह वित्त व्यर्थताएँ हों, उद्योग पूर्ति वक्र किससे होता है ये आपको बताना है। 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होता है। तो 97 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है तो दीर्घकालीन औसत वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है। ठीक है, 98 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं कि चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा? 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ द फ्लाविंग सेंटेंस। विच होगा, दैट होगा, वो होगा या वोम होगा? तो इसका हो जाएगा दैट हो जाएगा। ठीक है, दैट। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 15 में से आपके 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।